नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चंद्रदेव यादव। मैं पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता का अध्ययन और उससे संबंधित लेखन कर रहा हूं। इस समय मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी समाचार पत्र और उनकी भाषा का स्वरूप और विश्लेषण के विषय में बात करेंगे। इसे हमने 2 प्रकरण में बांटा है। पहले प्रकरण में हम भाषा के स्वरूप तथा इसके दूसरे प्रकरण में हिंदी के समाचार पत्रों की भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रकरण में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं: भाषा क्या है, भाषा की संरचना, जनसंचार की हिंदी का इतिहास, समाचार पत्रों की भाषा कैसी हो, भाषा संबंधी त्रुटियों के कारण। भाषा सामाजिक धरोहर है। यह सभी मनुष्यों को विरासत में मिलती है। किसी भाषा की उत्पत्ति के बाद उसका संस्कार परिष्कार व्यापक जन समुदाय करता है। भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है, लेकिन भाषा केवल भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं होती, वह संस्कृति की वाहक भी होती है। संस्कृतियाँ भाषा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं। जो भाषा जितने व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है उसमें उतनी ही अनेक रूपता पाई जाती है, लेकिन अनेक रूपता के बावजूद उनमें सांस्कृतिक एकता और भाषिक अंतःसूत्रता पाई जाती है। शब्द पद और वाक्य विन्यास में भिन्नता होते हुए भी उनमें एक केंद्रीय अन्विति होती है। अन्वित की भिन्नता के कारण एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती है। 2 भाषाओं में भिन्नता का एक कारण संस्कृति भी है। इसीलिए सभी भाषाओं में कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं पाए जाते। यही कारण है कि उन विशेष शब्दों का प्रतिरूप दूसरी भाषाओं में खोजना मुश्किल होता है। हिंदी भाषा एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उसके अनेक आंचलिक रूप हैं जिन्हें बोलियां कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा भौगोलिक सीमाओं में बंधी नहीं रहती, वह उसका अतिक्रमण कर जाती है। भाषा मूलतः ध्वनियों का समुच्चय है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसे वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग वर्णों या अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जैसे अ, आ, इ, ई, ऋ, क, ख, ग, घ, ङ आदि। इन्हीं वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, कमाल, कमला आदि। शब्द कई तरह के होते हैं, जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। 2 शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक और योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। रेलगाड़ी, घुड़सवार, दवाखाना आदि यौगिक शब्द हैं और चतुरानन, पंचानन योगरूढ़ शब्द हैं। जल, थल, रोटी, कपड़ा, रुपया, पैसा सामान्य शब्द हैं। इनके अलावा किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले और केवल उसी भाव विचार को व्यक्त करने के लिए बनाए गए शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। टैक्स के लिए कर, इनकम टैक्स के लिए आयकर और एक्ट के लिए विधेयक शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। ज़्यादातर शब्द विकारी होते हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाया करते हैं। जैसे जाना क्रिया से विभिन्न कालों और वचनों के रूप बनते हैं: जाता, जाति, गया, गए, जाऊंगा, जाएगा, जाएंगे। शब्दों के रूप संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय से भी परिवर्तित होते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक वे शब्द होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते ही वे पद बन जाते हैं। वास्तव में वाक्य में प्रयोग करते समय शब्दों में कारक और विभक्तियां जुड़ जाती हैं, तब जाकर वे एक निश्चित क्रम और संगति में एक भाव या विचार को प्रकट कर पाते हैं। अर्थात विभक्ति या कारक से युक्त शब्द पद कहे जाते हैं। इस तरह वाक्य कई पदों से मिलकर बनते हैं। वाक्य में प्रायः 3 तत्वों का होना जरूरी होता है: कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी वाक्य की यह संरचना कहीं कहीं संस्कृत जैसी होती है, जैसे रामः पुस्तकम पठति, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है।
विषय, प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार कर्ता, कर्म या क्रिया वाक्य से गायब भी हो सकते हैं, जैसे जाऊं, खा लिया या मैं। इनका प्रयोग जब किसी प्रसंग विशेष में होता है तभी निश्चित कर्म और क्रिया का पता चलता है। भाषा एक विलक्षण चीज है। इसका सही ढंग से व्यवहार करना एक कुशल और समझदार प्रयोक्ता के लिए आवश्यक होता है। भाषा का प्रयोग करते समय संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। सिर्फ शब्द के अर्थ के ज्ञान के आधार पर भाषा का प्रयोग बहुत उथला हो सकता है। विषय के पूर्ण ज्ञान के साथ भाषा की गहराई, लय, तुक, प्रवाह आदि का बोध प्रयोक्ता की भाषाई दक्षता को दर्शाते हैं। हिंदी की प्रकृति को ठीक से जान लेने पर ही उसका सही ढंग से व्यवहार किया जा सकता है, और जब तक आप हिंदी की प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक अंग्रेजी की तरह वाक्य बनाते रहेंगे। इससे हिंदी का स्वरूप बदलेगा भी और बिगड़ेगा भी। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जुड़े पत्रकारों को शब्द के स्वरूप, उसकी सही वर्तनी, उपयुक्त शब्द चयन और वाक्य संरचना के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। लिखित भाषा में उच्चारण गौण होता है, इसलिए लेखक कुछ वर्णों का सही उच्चारण कर पाता है या नहीं, लिखित भाषा रूप से इसका पता कर पाना मुश्किल है। जो लोग ध्वनियों का सही अनुकरण करते हैं वे सही लिखते हैं और सही बोलते हैं। इस तरह प्रिंट मीडिया में वर्तनी की अशुद्धियों को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके लिखने वाले को शब्द की सही ध्वनि का पता नहीं है और तदनुरूप उसे सही वर्तनी लिखनी नहीं आती। लेकिन जब टीवी समाचार वाचक, एंकर या रिपोर्टर या रेडियो का समाचार वाचक या रिपोर्टर किसी शब्द का गलत या सही उच्चारण करता है तो वहां भाषा का मौखिक रूप सामने आता है। इसमें शब्द ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं जनसंचार की हिंदी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। खड़ी बोली हिंदी गद्य के स्वरूप के निर्धारण और उसके संस्कार का कार्य 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हिंदी गद्य के संस्कार परिष्कार में साहित्यकारों के साथ साथ पत्रकारों ने भी बराबर की भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो अपनी भाषा को जातीय अस्मिता से जोड़ा। जातीयता की भावना और भाषाई चेतना का विकास, समाज सुधार और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का विरोध उस समय की पत्रकारिता के प्रमुख लक्ष्य थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरस्वती और देवनागर जैसी पत्रिकाओं ने हिंदी को नया आयाम दिया। सरस्वती के द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को नई ऊंचाई दी। इस तरह साहित्य तथा पत्रकारिता दोनों ने मिलकर हिंदी का गद्य का स्वरूप स्थिर करने का प्रशंसनीय कार्य किया। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में यह जुगलबंदी बंद हो गई। पत्रकारों ने अपनी हिंदी को अलग करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, प्रारंभ में हिंदी पत्रकारिता प्रायः साहित्यिक रही है। उस समय के अधिकतर पत्रकार मूलतः साहित्यकार थे, इसलिए उसकी भाषा साहित्य की भाषा से ज़्यादा भिन्न नहीं थी। हिंदी के बहुत से पत्रकार भाषा के मामले में अवसरवादी रहे हैं। अपने समय और समाचार पत्र की भाषाई नीति को ध्यान में रखकर वे अपनी भाषा बदलते रहे हैं। 1946 में ही शिवपूजन सहाय ने अपने समय की भाषा संबंधी अराजकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यह युग भाषा संस्कार के बदले भाषा संहार का है। इस समय भाषा के प्रचार के नाम पर उसका संहार किया जा रहा है, जो अनाचार से कम नहीं है। यह अनाचार असह्य है। हिमालय, 7 अगस्त 1946। 4 मई 1946 के हिमालय की संपादकीय में उन्होंने भाषा संबंधी अराजकता के लिए संपादकों को दोषी ठहराया था। आज के समाचार पत्रों के संपादक हिंदी के मामले में कितने सजग हैं, इसे आज के समाचार पत्रों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता में भाषा की यह स्थिति लगातार बनी रही। 1990 के बाद तकनीकी विकास और सूचना क्रांति के कारण मीडिया बहुत समृद्ध और सशक्त हुआ है। ठीक इसी समय भाषा में भी जबरदस्त परिवर्तन हुए। कहा गया कि पत्रकारिता में अब तक जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था वह साहित्यिक अथवा शास्त्रीय हिंदी थी। पत्रकारिता की भाषा को इससे अलग करके जन सामान्य की भाषा बनाना है, और देखते देखते हिंदी पत्रकारिता की भाषा बदल गई। इसी दौर में बीबीसी ने जनसंचार माध्यमों की हिंदी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। उस कार्यशाला में कहा गया कि जब गांव देहात के अति सामान्य घरों के बच्चे भी मम्मी पापा कह रहे हैं तो मीडिया में अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से परहेज कैसा।
लेकिन यह कोई तर्कसंगत बात नहीं है। मीडिया एक गंभीर और रचनात्मक संस्थान है और वह कहीं न कहीं सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ भाषा भी सिखाता है। इसलिए पत्रकारों द्वारा भाषा से खिलवाड़ के इस मामले को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अत्यंत साधारण लोग ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य लोग भी न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्या मीडिया में उस भाषा का भी इस्तेमाल उपयुक्त होगा? वास्तव में 1991 में भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। इसी दौर में प्राइवेट टीवी चैनलों की भी शुरुआत हुई। इन टीवी चैनलों ने दूरदर्शन की भाषा संस्कृति से अपने को अलगाना शुरू कर दिया और वैश्विक बाजार की शर्तों को ध्यान में रखकर भाषा गढ़ना शुरू किया। इसीलिए उनकी हिंदी में अरबी, फारसी के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों की भी मिलावट शुरू हुई। इसी वजह से हिंग्लिश नाम की एक मिलीजुली भाषा अस्तित्व में आई। एक सोची समझी रणनीति के तहत मीडिया कर्मियों ने सहज, बोधगम्य और प्रचलित शब्दों की जगह अंग्रेजी और अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किंतु जनसाधारण की हिंदी के नाम पर जिन सहज अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उनको वे साधारण लोग कितना समझते हैं, यह कह पाना मुश्किल है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरणों पर गौर करें। स्नैचर, कंटेस्टेंट, हाई टाइड, क्रू मेंबर्स, डेब्यू, मेंटर, वॉच, एट, क्वाड आदि। इनमें से कितने ऐसे शब्द हैं जिन्हें वे अति साधारण लोग समझ पाएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके घरों में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। माई बाबू की जगह मम्मी पापा कहने वालों को छोड़िए, साधारण पढ़े लिखे लोग भी इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। फिर इस तरह की भाषा किन पाठकों के लिए है? पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक सही ढंग से सूचना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि सूचना को साधारण भाषा में संप्रेषित किया जाए। हिंदी को जनोन्मुखी बनाने वाले हिंदी को कितना सहज बना रहे हैं, इसको इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि समाचार पत्रों, प्राइवेट एफएम रेडियो और टीवी ने हिंदी के स्वरूप को विकृत किया है। अमूल के गर्म बनियान और पाजामे के एक विज्ञापन में लिखा है अमूल बॉडी वार्मर, फिर आगे लिखा है सर्दी से बचने का सबसे लल्लन टॉप तरीका। यह लल्लन टॉप क्या है? संभवतः इसके लेखक के सिवा इसका अर्थ कोई और नहीं समझ पाएगा। इससे साफ पता चलता है कि जनसंचार के सभी माध्यम हिंदी भाषा को लेकर एक उदारतापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। वैसे समाचार पत्र अभी भी रचनात्मक और प्रयोगधर्मी हिंदी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाचार पत्रों की भाषा में स्थिरता नहीं है। 1895 में उचित वक्ता के संपादक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने अपनी एक टिप्पणी में साहित्य की रंग बिरंगी भाषा और उसमें निहित अस्थिरता की ओर संकेत किया था और लिखा था कि अधिकांश लेखक भाषा की खिचड़ी पकाते हैं, वे ग्राहकों की खोज में भाषा को भी भटकाते रहते हैं और ऐसे लेखन दास लोग घर से सतुआ बांधकर हिंदी लिखने का व्यापार करने को निकले हैं। यह स्थिति उस समय के समाचार पत्रों की थी और यही स्थिति आज के समाचार पत्रों की भी है। दरअसल हिंदी के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के ई संस्करण मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि ये अखबार पूरी दुनिया के इंटरनेटी पाठकों के लिए होते हैं। इनके संपादकों की दृष्टि में उनका पाठक वर्ग सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों तक ही नहीं सिमटा है, वह यूरोप और अमेरिका तक फैला है। इसलिए उनका लक्ष्य सीमित नहीं बल्कि व्यापक पाठक वर्ग है और इसी वर्ग को ध्यान में रखकर आज भी हिंदी भाषा की खिचड़ी बनाई जा रही है। यह बहुत ही संकुचित दृष्टि है। दूसरी बात यह कि जनसंचार माध्यमों ने पाठक, श्रोता और दर्शक वर्ग को एक ऐसी मिश्रित भाषा का अभ्यस्त बना दिया है कि वह इसके आगे अपनी भाषा के मूल रूप को भूलता जा रहा है। जिस तरह एक खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को बाजार से बाहर कर देता है, उसी तरह यह बिगड़ी भाषा मूल हिंदी को प्रचलन से दूर कर रही है। इसीलिए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। इसके लिए संपादक और पत्रकार ही जिम्मेदार हैं। अतः समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों को हिंदी भाषा से समझौता नहीं करना चाहिए। व्यापारिक लाभ के लिए किसी को हिंदी की प्रकृति को बिगाड़ने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में प्रकाशित एक समाचार पर गौर करें। समाचार का शीर्षक था हिंदी पाठकों के लिए अनुवादित किताबों की सौगात। समाचार का विवरण कुछ इस प्रकार है।
हिंदी में युवाओं के रुझान को देखते हुए खास तौर पर यंग एडल्ट टाइटल्स शामिल किए गए हैं। खुशवंत सिंह की नेशनल बेस्ट सेलर पुस्तक, फ्रेंच लेखिका म्यूरियल बारबेरी की नेशनल बेस्ट सेलर द एलिगेंस ऑफ द हेजहॉग, युवाओं के लिए करियर ओरिएंटेटेड किताबें भी हिंदी में अनुवाद के साथ मौजूद हैं। आजकल अखबारों के स्तंभों के नाम अंग्रेजी में देने का फैशन चल पड़ा है, जैसे क्विक रीड, क्राइम फाइल, करियर मंत्रा, इंटीरियर, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, रेसिपी, हेल्थ आदि। निस्संदेह हिंदी के लिए यह बहुत ही चिंता की बात है। यह तो रही अंग्रेजी की बात। बहुतेरे पत्रकार तो सीधे सीधे हिंदी लिखने में भी भयंकर गलतियां करते हैं। समाचार पत्रों में जिस स्पष्ट भाषा को लिखने की बात की जाती है वह अक्सर देखने में नहीं मिलती। कुछ एक उदाहरणों पर गौर करें। आज ज़मीनी ज़िंदगी जीने और विचारों के आदान प्रदान दोनों ही क्षेत्रों में तेज रफ्तारी और चुस्त स्पष्ट बयानी का ज़माना है। लोहे की छड़ें लगवाए घूम रहे प्रशांत को पूस की रात में बहने वाली हाड़ छेदने वाली हवा नींद उड़ा देती है। 1 दर्जन से अधिक ऑटो यूनियनें सरकार से हड़ताल खत्म कराने के एवज में अनेक प्रकार से दो और लो यानी गिव एंड टेक नीति पर बात तो करती रहीं, किंतु किसी भी यूनियन ने हड़ताल खत्म करने का फतवा देने का साहस नहीं जुटाया। इन उदाहरणों से साफ पता चलता है कि इनमें दी गई सूचनाएं अस्पष्ट हैं। इनमें से कुछ एक उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि इनके लेखकों को कुछ शब्दों का सही अर्थ भी मालूम नहीं है, जबकि किसी भी पत्रकार के लिए शब्द का सही अर्थ और संदर्भ मालूम होना चाहिए। कुछ साल पहले तक हिंदी समाचार पत्रों की भाषा प्रायः अनूदित होती थी, इसलिए उसमें न तो हिंदी की मिठास होती थी और न ही किसी तरह का लालित्य। वह नीरस और सपाट भाषा होती थी। अनुवाद की गलतियां तो होती ही थीं। इस तरह की भाषा आज भी इस्तेमाल की जाती है। व्यापार वाणिज्य वाले पृष्ठों की भाषा कई बार अपठनीय होती है। एक उदाहरण पर नजर डालें। यद्यपि लंदन बाजार में कुछ तेजड़िए इलियट लहर फार्मूले के अनुसार सोने में तेजी की 5वीं लहर में भाव भविष्य में $1000 तक पहुंचने का सपना देख रहे थे, तथापि वर्तमान भावों पर मुनाफा खाऊ बिकवाली बढ़ने से लंदन में सोना $344 से घटकर कल सायं $342 रह जाने की खबर से शुरू में स्वर्ण बिस्कुट के भाव 5625 से गिरकर नीचे में 5570 रुपये तक आ गए थे। कभी कभी कुछ पत्रकार कुछ खास शब्दों के हिंदी रूप भी बना देते हैं। वे प्रायः अटपटे और असंगत होते हैं, जैसे सन स्पॉट का सूर्य कलंक, डेब्यू का प्रथम प्रवेशी, पोस्टमार्टम का शव छेदन या शव विच्छेदन, टाई ब्रेकर का अवरोध भंजक आदि। यहाँ सवाल यह है कि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों की हिंदी बनाने की जरूरत ही क्या है। जो शब्द जनसाधारण में प्रचलित हैं और लोग उनका अर्थ या भाव समझते हैं, उनकी हिंदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों की भाषा सहज होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सहज यानी बिंब, प्रतीक, अलंकार और लक्षणा व्यंजना वाली भाषा नहीं। इस तरह की भाषा साहित्य में इस्तेमाल की जाती है। समाचार पत्रों की भाषा अलंकृत यानी सजावटी नहीं होनी चाहिए। तथ्यों को सीधे सीधे सरल वाक्यों में व्यक्त करने से पाठकों तक सही सूचना पहुंचती है। पत्रकार जो कहना चाहता है, पाठक उसे यदि उसी रूप में ग्रहण करता है तो उसे सही संप्रेषण कहा जाता है। इसीलिए यहाँ द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग से कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए समाचार पत्रों में सरल, सहज और व्यावहारिक भाषा की आवश्यकता होती है। समाचार पत्रों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार पत्र ही नहीं बल्कि जनसंचार के सभी माध्यमों द्वारा दी जाने वाली सूचना के लिए भाषा की स्पष्टता आवश्यक है। स्पष्टता के लिए उपयुक्त शब्द और छोटे छोटे वाक्य लिखने की जरूरत होती है। इसी तरह भाषा में रोचकता का होना भी आवश्यक माना गया है। कुशल पत्रकार गंभीर समाचारों को भी इस तरह लिखते हैं कि पाठक पूरा समाचार पढ़ने से अपने को नहीं रोक पाता है। इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात और कि सूचना को समग्रता में, संक्षेप में लिखना जरूरी होता है।
शब्दों का जाल बुनने से सूचना के लंबी और अस्पष्ट होने का खतरा बना रहता है। वास्तव में सहज और सटीक संप्रेषण एक कला है और यह कला भाषा बोध और भाषा कौशल के बिना नहीं आ सकती। समाचार पत्रों में कई तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे साधारण समाचारों की भाषा सपाट होती है, जबकि सॉफ्ट न्यूज़ और फीचर की भाषा भावात्मक और कलात्मक होती है। यह भाषा साहित्यिक भाषा जैसी होती है। इसी तरह संपादकीय की भाषा गंभीर और आलोचनात्मक होती है। कभी कभी संपादकीय की भाषा भी सपाट होती है, लेकिन अक्सर उसमें लेख की तरह तार्किकता होती है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की खबरें सनसनीखेज ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि ऐसी घटनाओं के विवरण लिखते समय बेहद संयम बरतने की जरूरत होती है। खेल समाचारों में भी अजीबोगरीब भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत ने पाक को पीटा, पाक को धोया आदि। और तो और दिल्ली टेस्ट हार जाने पर लिखा गया था और दिल्ली हार गई टीम इंडिया। पत्रकारिता एक रचनात्मक क्षेत्र है, इसमें रचनात्मकता दिखती भी है। समाचार पत्रों को जल्दी में लिखा गया इतिहास कहा जाता है, लेकिन जल्दी में लिख जाने के कारण इसमें सबसे बड़ा नुकसान भाषा का होता है। इसीलिए भाषा के मामले में उनकी प्रयोगधर्मिता कभी कभी मजाक बन जाती है। इधर शब्दों को ट्विस्ट करके लिखने का फैशन चल पड़ा है। ईडेन में दादा की दादागिरी या आजकल एल्यूमिनियम की चांदी है, इनसे वह ध्वनि नहीं निकलती जो पत्रकार कहना चाहता है। मुहावरे तो वैसे भी पत्रकारिता से लगभग गायब हो चुके हैं, जबकि भाषा की धार और जीवंतता को बनाए रखने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग बेहद जरूरी होता है। इससे शब्द स्फीति से भी बचा जा सकता है। हिंदी के समाचार पत्रों में भाषा संबंधी त्रुटियों के कारण इस प्रकार हैं। पहला, अनुवाद कला और भाषांतरण की गहरी समझ का अभाव, खासतौर से विदेशी भाषा के मुहावरों और कहावतों का हिंदी की प्रकृति के अनुरूप अनुवाद न होना। दूसरा, वाक्य संरचना में शिथिलता, कई पत्रकारों को हिंदी की वाक्य संरचना का पता ही नहीं होता। वैसे भी आजकल अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में वाक्य लिखे जाते हैं। तीसरा, संधि समास की अल्पज्ञता, अधिकतर पत्रकारों को संधि और समास का ठीक से ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वे सही शब्द नहीं लिख पाते हैं। चौथा, पांडित्य प्रदर्शन और प्रयोगधर्मिता, भाषा में निरंतर प्रयोग होते रहने चाहिए, इससे भाषा जीवंत और गतिशील बनी रहती है। लेकिन अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों की जगह खामखा विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग कतई उचित नहीं है। पांचवा, उपयुक्त शब्द चयन का अभाव, शब्दों का प्रयोग जब भाव या विचार के अनुसार होता है तभी उनका एक निश्चित अर्थ व्यक्त हो पाता है। सड़क पर खून का बिखरना, सूर्य को मीठा गुड़ डालकर जल देना, ऐसे ही असंगत प्रयोग हैं। इससे स्पष्ट है कि समाचार पत्रों की भाषा अनेक जगहों पर अटपटी, असंगत और अर्थहीन होती है। भाषा की अस्पष्टता और असहजता से संप्रेषण बाधित होता है। समाचार पत्रों में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को कई रूपों में लिखा जाता है। कुछ नाम तो आमतौर पर इस्तेमाल होते रहते हैं, अतः उनको लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे अमेरिका, यूनान, मिस्र, यूरोप, कनाडा, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू और कश्मीर आदि। समाचार पत्रों में अमेरिका को अमेरिका, यूनान को ग्रीस, मिस्र को इजिप्ट, यूरोप को यूरोप, कनाडा को कनाडा, पश्चिम बंगाल को बंगाल, केरल को केरला तथा जम्मू और कश्मीर को जम्मू कश्मीर भी लिखा जाता है। इस तरह के अनेक अन्य नाम भी अशुद्ध रूप में लिखे जाते हैं। एक समय गोरबा चेव को गोरवा चेव, गोरवा चौफ और गोरवा च्यौफ भी लिखा जाता था। लेकिन हिंदी समाचार पत्रों में कहीं कहीं ललित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा वाणिज्य व्यापार से संबंधित समाचारों की भाषा से बिल्कुल भिन्न, रोचक और रंजक होती है। एक उदाहरण पर नजर डालें। इस दुनिया में कितने ऐसे होंगे जिन्हें रूसी सुंदरी अन्ना कोर्निकोवा के करीब जाने का मौका मिला होगा। यदि कुछ ने निकटता पाई भी होगी तो यहाँ के एक दर्जी मानू बेनवानी जैसी किस्मत किसकी होगी। उन्हें न केवल कोर्निकोवा की निकटता हासिल हुई, बल्कि उनकी कमर के गिर्द घेरा बनाने के क्रम में उसके स्पर्श का हसीन मौका भी मिला। युवा तो कह सकते हैं कि अरे जालिम, अपनी उन उंगलियों को तो चूम लेने दे, क्या पता उनमें अन्ना की दिलकशी आ गई हो। यह भाषा कितनी सहज और सुरुचिपूर्ण है। इसमें आत्मीयता का बोध होता है।
ऐसी ही भाषा समाचार पत्रों की सपाट बयानी और नीरसता को कम करती है। सिद्धांत रूप में समाचार पत्रों की भाषा सरल, सहज और संक्षिप्त होती है, लेकिन ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता है। समाचार पत्रों की भाषा में जटिल वाक्य विन्यास और लंबे लंबे वाक्य भी देखने को मिलते हैं। भाषा सामाजिक धरोहर है। उसका संस्कार परिष्कार समाज करता है। भाषा का संबंध संस्कृति से भी होता है। जो भाषा जितने व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें उतनी ही विविधता होती है। हिंदी ऐसी ही एक भाषा है जिसकी बहुत सारी बोलियां हैं। ये बोलियां हिंदी की ताकत भी हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि के चिन्ह को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहे जाते हैं। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का होना जरूरी होता है। हिंदी में पत्रकारिता के प्रारंभ से ही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। खड़ी बोली के संस्कार परिष्कार में साहित्यकारों और पत्रकारों की बराबर की भूमिका रही है, लेकिन बाद में चलकर हिंदी के पत्रकारों ने मनमाने ढंग से हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1990 के बाद वैश्वीकरण और उदारीकरण तथा नई सूचना तकनीक के कारण पत्रकारिता में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को शास्त्रीय और साहित्यिक भाषा कहकर नकार दिया गया और उसकी जगह एक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। हिंग्लिश नाम की इस भाषा को मीडिया कर्मी सरल और जनोन्मुख भाषा कहते हैं, लेकिन इससे भाषा सरल नहीं बल्कि कठिन हो जाती है, क्योंकि सरलीकरण के नाम पर प्रायः अंग्रेजी और अरबी फारसी के कठिन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों ने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को मिश्रित भाषा का अभ्यस्त बना दिया है। वास्तव में मीडिया कर्मी और पाठक, श्रोता और दर्शक भाषा के मामले में सचेत नहीं है। आज के प्रकरण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। भाषा क्या है, भाषा की संरचना, जनसंचार की हिंदी का इतिहास, समाचार पत्रों की भाषा कैसी हो, भाषा संबंधी त्रुटियों के कारण। हिंदी समाचार पत्र और उनकी भाषा का स्वरूप और विश्लेषण के अंतर्गत दूसरे प्रकरण में हम हिंदी भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे। अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।